कृषि कानून पर किसानों का घमासान जारी है। आज एक बार फिर किसान अनशन पर हैं। वहीं किसानों ने 25 से 27 दिसंबर तक एक बार फिर टोल फ्री करने का ऐलान किया है। 23 दिसंबर को किसान दिवस के दिन राकेश टिकैत ने किसानों से लंच न करने की अपील की है। सरकार में किसान आंदोलन को लेकर माथापच्ची का दौर जारी है। कृषि मंत्री ने कल किसान बिल का समर्थन कर रहे दल के साथ मीटिंग की। पश्चिमी यूपी के किसानों ने कृषि भवन में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की और नए कानूनों का समर्थन करते हुए ज्ञापन सौंपा। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने नाराज किसानों के साथ जल्द बातचीत के संकेत दिए हैं। मैं 2 दिन से आया हूं, मगर कुछ तय हुआ है वहां पर। नरेंद्र सिंह जी के साथ बातचीत का कोई समय तय हुआ है, कल या परसों का। क्रांतिकारी किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन पाल और 39 अन्य किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने कृषि मंत्रालय को पत्र लिखा था। कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव वीके अग्रवाल ने इसके जवाब में इन संगठनों को फिर से बातचीत का न्योता भेजा है। न्योते में बातचीत की तारीख तय करने की अपील की गई है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह बघेला ने ऐलान किया है कि अगर 25 दिसंबर तक अटल के जन्मदिन के पहले किसानों की समस्या का हल नहीं आता है तो वो खुद अनशन पर बैठेंगे। ये अनिश्चितकालीन अनशन राजघाट पर होगा। साथ ही आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार से मुआवजा देने की मांग की है। पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर अमित शाह ने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। शाह ने शांति निकेतन में भारत के महान विचारक गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। विश्व भारती में स्टूडेंट और बुद्धिजीवियों के संबोधन के दौरान बंगाल के महान विभूतियों के योगदान को याद किया। इसके बाद अमित शाह ने विशाल रोड शो के जरिए ममता के गढ़ में शक्ति प्रदर्शन किया। बंगाल में अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएए कानून पर बड़ा बयान दिया। गृह मंत्री अमित ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में सीएए लागू होगा। कोरोना के चलते रूल बनने में थोड़ी देरी हुई। जैसे ही रूल बनकर तैयार होगा पूरे देश में सीएए लागू होगा। कई दशकों से शरणार्थी बनकर रह रहे लोगों को नागरिकता दी जाएगी। अमित शाह के बंगाल दौरे पर टीएमसी ने बड़ा हमला बोला। बंगाल की सियासत में अमित शाह को बाहरी बताया। आउटसाइडर और इनसाइडर की पॉलिटिक्स पर अमित शाह ने टीएमसी को जवाब दिया। आने वाला मुख्यमंत्री भी बंगाल की मिट्टी का ही मुख्यमंत्री हम बंगाल को देने जा रहे हैं। राष्ट्रीय दलों की संकल्पना शायद उनकी मेमोरी लॉस हो गई। इतनी कंजर्वेटिव सोच बंगाल के अंदर नहीं स्वीकार होगी। दीदी, आप कितना भी हो हल्ला करो, बंगाल खुले मन के लोगों का प्रदेश है, संकीर्ण लोगों का प्रदेश नहीं है। बंगाल में राजनीतिक हिंसा को लेकर बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने बड़ा बयान दिया। कहा, बंगाल में बिना हिंसा के कोई चुनाव नहीं होता। चुनाव में वोटिंग फ्री और फेयर नहीं होती क्योंकि सरकारी मशीनरी पॉलिटिकल एजेंट की तरह काम करती है। गवर्नर धनखड़ ने कहा, बंगाल में राजनीतिक हिंसा का खतरनाक कल्चर खत्म होना चाहिए। चुनाव में हिंसा की तस्वीर बदलनी होगी। चुनाव शांतिपूर्ण हो सके इसके लिए सबको आगे आना होगा और बतौर गवर्नर उन्हें संवैधानिक दायित्वों को निभाते हुए इसकी गारंटी जनता को देनी होगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अपनी ही पार्टी के सीनियर नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। पूर्व मंत्री विजयलक्ष्मी ने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस में नोट के बदले काम का कल्चर था। पहले पार्टी में जमकर गुटबाजी थी, जेब भरने की संस्कृति और संस्कार थे। यहां तक कि ठेकेदारी प्रथा में टिकट तक दिए जाते थे। पूर्व सीएम कमलनाथ ने सिस्टम बदला तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस में नया कल्चर डेवलप हुआ। पूर्व मंत्री विजयलक्ष्मी कमलनाथ की तारीफ तो की, लेकिन अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का काला चिट्ठा खोल दिया। उत्तर प्रदेश के मऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब 60,000 करोड़ की 16 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। 2022 चुनाव से पहले पूर्वांचल को बड़ी सौगात देंगे। मऊ में 2 पुल समेत कई सड़कों के निर्माण को हरी झंडी दिखाएंगे। राजस्थान कांग्रेस में सीएम अशोक गहलोत के लिए निकायों के अध्यक्ष पद के चुनाव परिणाम अच्छी खबर लेकर आए। नगर निकाय के अध्यक्ष पद के चुनाव में कांग्रेस ने अपना दबदबा कायम किया है।
12 जिलों में 50 निकायों में कांग्रेस ने 36 अध्यक्ष पद की सीटों पर जीत हासिल की। भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ 12 उम्मीदवारों को जीत मिली, जबकि अध्यक्ष पद की 2 सीटों पर निर्दलियों ने कब्जा जमाया। निकायों के अध्यक्ष पद के लिए 101 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे थे। देश में कोरोना के कुल मामले 1,56,00,000 के पार जा चुके हैं। वहीं फिलहाल एक्टिव केस 3,02,000 के करीब हैं। लेकिन सबसे बड़ी राहत दिल्ली के लिए है। 24 घंटे में राजधानी में 1,091 नए कोरोना केस दर्ज किए गए हैं, जबकि इतने ही समय में 26 लोगों की जान चली गई है। ये 17 अगस्त के बाद एक दिन में सबसे कम आंकड़ा है। दिल्ली में रिकवरी रेट 96.68% हो गया है। ये अब तक का सबसे ज्यादा है, जबकि डेथ रेट 1.66% रह गया है। अब दिल्ली में कोरोना के कुल एक्टिव केस 6,17,000 हो चुके हैं। हाजीपुर में वन विभाग में एसआई की बहाली परीक्षा के दौरान जमकर बवाल हुआ। छात्रों का आरोप था कि परीक्षा केंद्र के अंदर धांधली की जा रही है। इससे नाराज सैकड़ों छात्रों ने परीक्षा छोड़ दिया। वो एनएच पर धरने पर बैठ गए। यातायात ठप होने पर अधिकारियों ने उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन छात्र नहीं माने। तब पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इस मामले में 10 छात्र हिरासत में लिए गए। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में एक कार अचानक शोलों में बदल गई। यह हादसा चंद्रपुर नागपुर हाईवे पर हुआ। जिस वक्त यह घटना हुई उस वक्त कार में ड्राइवर समेत कुल 5 लोग सवार थे, लेकिन गाड़ी से धुआं निकलते देख ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी सड़क के किनारे रोक दी और कार सवार फौरन गाड़ी से नीचे उतर गए। कुछ ही देर में कार धू-धू कर जलने लगी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। पटना सिटी के दीदारगंज टोल प्लाजा पर जमकर हुए बवाल की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। हुआ ये कि 2 ट्रक चालकों ने टोल टैक्स नहीं दिया और टोल कर्मियों से झगड़ा करने लगा, जिसके बाद टोल पर तैनात पटना पुलिसकर्मी बीच बचाव करने लगे और मामला को शांत कराने लगे। उसी वक्त ट्रक चालक ने मालिक को फोन कर बुला लिया। ट्रक मालिक ने अपने गुंडों के साथ पुलिसकर्मियों की पिटाई कर दी। अलीगढ़ में बोलेरो जीप की बस से जोरदार टक्कर हुई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। बोलेरो कार में बैठे 8 लोग शादी से लौट रहे थे। अकराबाद इलाके में बोलेरो रोडवेज की बस से टकरा गई। हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर है। लखनऊ के मोहनलालगंज में बाइक सवार बदमाशों ने मोहनलालगंज के व्यापार मंडल के अध्यक्ष और प्रधान के पति की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके चलते इलाके में दहशत का माहौल है। लखनऊ पुलिस के मुताबिक सुजीत पांडे भट्टे की ओर जा रहे थे, तभी 2 बाइक सवारों ने उन पर हमला किया। मुंबई से सटे भिवंडी इलाके में एक कपड़े के गोदाम में भीषण आग लगी, जिसमें कपड़ा कॉम्प्लेक्स जलकर खाक हो गया। आग ने अगल बगल की दुकानों को भी अपनी चपेट में लिया। दमकल की 4 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। दिल्ली से सटे नोएडा में एनजीओ की आड़ में नौकरी दिलाने वाले गैंग का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में पता चला है कि यह गैंग सरकारी स्कूलों में मुफ्त ट्रेनिंग कराता था और ट्रेनिंग करने वालों को नियुक्ति पत्र देता था। तीनों आरोपियों में एक ब्रजेश वर्मा नाम का शख्स है, जो जौनपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ चुका है। बिहार के नालंदा में एक बुजुर्ग ने एक मस्जिद में गला रेतकर आत्महत्या कर ली। मृतक की उम्र 75 साल बताई जा रही है। परिजनों के मुताबिक मृतक मस्जिद में ही रहते थे। पुलिस के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से मृतक की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। मथुरा के एक बैंक में चोरी की कोशिश से हड़कंप मच गया। चोरों ने छत काटकर बैंक में एंट्री की और स्ट्रांग रूम में चोरी की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। पुलिस चोरों को लगातार ढूंढने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिली है। बिहार के मुजफ्फरपुर में दहेज हत्या का मामला सामने आया है। मामला औराई थाना क्षेत्र के बैगना गांव का है। आरोपों के मुताबिक महिला को पति और उसके देवर ने पहले बेरहमी से पीटा
और फिर अधमरी स्थिति में महिला के ननिहाल के बाहर फेंक कर फरार हो गए। महिला को घरवाले अंदर ले गए मगर उसने दम तोड़ दिया। घर वालों ने आरोप लगाया है कि दहेज को लेकर अक्सर महिला को उसके ससुराल वाले पीटते थे। अब पुलिस आरोपों की जांच कर रही है। यूपी के आजमगढ़ के मुबारकपुर में कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि दुकान में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। आग इतनी भयानक थी कि चंद मिनटों में ही दुकानों में रखा लाखों का सामान राख हो गया। मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम अब नुकसान का आकलन कर रही है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में पुलिस ने जुआरियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। मामला बचरावा थाने का है। यहां पुलिस ने अलग अलग जगह छापेमारी करके जुआ खेलने वाले 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने 3,59,000 रुपए बरामद किए हैं। पुलिस की माने तो इन गिरफ्तारियों से लोग डरेंगे और जुआ खेलने से बचेंगे। राजस्थान के भरतपुर में पुलिस की गोली से हुई युवक की मौत के बाद गांव वालों का आक्रोश जारी है। गांव वाले शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मामला जुरहरा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक खेड़ी नानून में दिल्ली पुलिस चोरी के एक आरोपी को पकड़ने पहुंची थी, मगर पुलिस के गांव में घुसते ही गांव वालों ने पुलिस पर हमला बोल दिया। पुलिस ने गांव वालों को काबू में करने के लिए गोली चलाई, जिसमें एक युवक की जान चली गई। मौत के बाद गांव वालों में गुस्सा है। वाराणसी के मंडुआडीह थाना क्षेत्र के लहरतारा में देखते देखते एक ट्रक आग का गोला बन गया। आग लगने की ये भयानक तस्वीरें सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि रात में ट्रक का ड्राइवर अंदर बैठा खाना खा रहा था। अचानक आग भड़की और ट्रक जलने लगा। ड्राइवर को ट्रक से बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। इस भयानक अग्निकांड में ड्राइवर की जलने से मौत हो गई। नोएडा के सेक्टर 24 थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने यहां से 3 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। तीनों पर आरोप है कि ये नौकरी दिलाने के नाम पर भोले भाले लोगों से लाखों की ठगी किया करते थे। पुलिस को इनकी काफी दिनों से तलाश थी। पुलिस ने आरोपियों के पास से 41,500 रुपए नकद, दस्तावेज, मोबाइल फोन और कंप्यूटर बरामद किया है। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि आरोपियों ने अब तक कितने लोगों को कहां-कहां चूना लगाया। दिल्ली में कड़ाके की ठंड जारी है। पारे में गिरावट और हवाओं की वजह से दोहरी मुसीबत टूटी है। कल दिल्ली में तापमान 3.4 डिग्री तक पहुंच गया। रात को भी राहत नहीं मिली। तापमान लुढ़का और चुभन वाली ठंड बढ़ी तो लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ा। खुले आसमान के नीचे जीवन गुजारने वालों को रैन बसेरे में जाकर राहत मिली। दिल्ली और उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड की असल वजह पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी है। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बर्फबारी से जनजीवन पर असर पड़ा है। लाहौल स्पीति की चंद्रप्रभा नदी की ये तस्वीरें हालात की गवाही दे रही हैं। बर्फबारी के बाद लगातार गिरते पारे की वजह से केलांग में पारा -10 डिग्री तक पहुंच चुका है। ठंड से पानी की पाइप जम चुकी है। पहाड़ी इलाकों में जनजीवन पूरी तरह से ठप हो चुका है। नेपाल की राजनीति में नया संकट खड़ा हो गया है। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सिफारिश पर संसद को भंग कर दिया। साथ ही नेपाल में अगले साल अप्रैल-मई के बीच मध्यावधि आम चुनाव कराने की घोषणा की गई है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बड़ा ऐलान किया। बाइडेन ने कहा कि पहले दिन ही उनकी सरकार पेरिस समझौते में दोबारा शामिल होगी। साथ ही बाइडेन ने जलवायु परिवर्तन को लेकर काम करने पर जोर दिया। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में रविवार को हुए कार बम धमाके में 9 लोगों की मौत हो गई। हमले में 20 से ज्यादा घायल हुए हैं। हमला संसद के सदस्य खान मोहम्मद को निशाना बनाकर किया गया। दुनिया में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना संक्रमित मरीजों के मामले 7,67,00,000 के पार हो चुके हैं। महामारी में अब तक 16,93,000 से अधिक लोग जान गंवा चुके हैं। वहीं करीब 5,38,00,000 लोगों ने कोरोना को मात दी है।
फिजी में आए चक्रवाती तूफान ने भारी तबाही मचाई है। चक्रवात की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं 12 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। तूफान से घरों को काफी नुकसान हुआ है।